तो आज हम जिस दुनिया में उतरने वाले हैं वो है श्रीलाल शुक्ल के कालजयी व्यंग्य उपन्यास राग दरबारी की दुनिया। 1968 में छपी ये किताब, लेकिन आज भी मतलब उतनी ही ताज़ा और उतनी ही चुभने वाली लगती है। बिल्कुल। हमारे पास उपन्यास के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं और हमारा मकसद है शिवपालगंज नाम के इस काल्पनिक गांव के बहाने आज़ादी के बाद के भारत की नब्ज को पकड़ना। और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी भारी भरकम फिलॉसफी से शुरू नहीं होती। हाँ, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी मतलब बेतुकी घटनाओं से एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती है। शिवपालगंज सिर्फ एक गांव नहीं है, वो एक ऐसा आईना है जिसमें हमें अपने समाज, अपनी राजनीति, अपनी शिक्षा व्यवस्था, हाँ, सबका अक्स दिखाई देता है। बिल्कुल। तो कहानी का आगाज ही इतना शानदार है, वो पूरी किताब का सार एक ही सीन में बता देता है। सही कहा। इसकी शुरुआत होती है एक ट्रक के सफर से, जिसमें रंगनाथ नाम का एक शहरी नौजवान जो इतिहास में एमए कर चुका है, वो अपनी सेहत सुधारने शिवपालगंज जा रहा है। और ये ट्रक का सफर ही अपने आप में एक पूरा व्यंग्य है। खासकर वो जो ट्रक के गियर को लेकर जो बात होती है वो कमाल है। हाँ, वो तो मतलब श्रीलाल शुक्ल की सबसे बड़ी खूबी है। कैसे एक मामूली सा खराब गियर पूरे देश की हुकूमत का प्रतीक बन जाता है। एग्जैक्टली। वो एक साधारण सी चीज उठाते हैं और उसे एक गहरे प्रतीक में बदल देते हैं। जब ट्रक का टॉप गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में आ जाता है, हाँ। तो रंगनाथ, वो पढ़ा लिखा है, तो वो एक टिप्पणी करता है कि ये तो अपने देश की हुकूमत जैसा है। इस पर ड्राइवर कोई सैद्धांतिक जवाब नहीं देता। वो हंसता है और कहता है, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। और फिर जो वो करता है वही असली कटाक्ष है। वो उसे अपनी जांग के नीचे दबा लेता है। हाँ। उस गियर को अपनी जांग के नीचे दबाकर ट्रक चलाने लगता है। ड्राइवर सिस्टम की शिकायत नहीं कर रहा, वो कह रहा है देखो सिस्टम भले ही खराब हो, हमें इसे चलाना आता है। ये जो जुगाड़ वाली मानसिकता है, बिल्कुल। जहां नियमों को तोड़ना और जुगाड़ से काम चलाना ही असली हुनर माना जाता है, वही इस उपन्यास का क्या कहते हैं मूल सुर है। और ये जुगाड़ की हुकूमत तब और साफ हो जाती है जब रास्ते में ट्रक को दो लोग रोकते हैं। लेखक का वर्णन ही गजब का है। एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर। मतलब कौन क्या पता ही नहीं, बस वर्दी की धौंस है। और फिर एक मजाकिया सी जांच शुरू होती है। हाँ, और उस जांच में ट्रक की 40 खामियां निकाली जाती हैं। लिस्ट तो ऐसी है कि सुनकर हंसी आ जाए। ट्रक का रंग मुर्दा है और ड्राइवर की मूंछें छोटी हैं। हाँ, ये सब पूरी तरह से बेतुका है, लेकिन ये सत्ता का प्रदर्शन है। मकसद कानून लागू करना नहीं है। नहीं, मकसद है ये दिखाना कि हम चाहें तो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। और इस पूरी बेतुकी कार्रवाई का अंत कैसे होता है? 2 रुपए की रिश्वत से। और दिलचस्प बात यह है कि वो 2 रुपए भी शहरी बाबू रंगनाथ को ही देने पड़ते हैं। हाँ। यही हमें पहली झलक मिल जाती है कि शिवपालगंज में व्यवस्था कैसे काम करती है। तो ये ट्रक का सफर हमें पहले ही बता देता है कि शिवपालगंज में जुगाड़ और रिश्वत ही असली कानून है। और जब रंगनाथ इस कानून की राजधानी में कदम रखता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है सत्ता के 2 सबसे बड़े स्तंभों से, थाना और कॉलेज। हाँ। और थाने का जो हाल है वो तो जैसे समय में 100 साल पीछे ले जाता है। 100 साल भी शायद कम होंगे। वहां आज भी सरकंडे की कलम से काम होता है। अच्छा। टेलीफोन जैसी कोई चीज नहीं है और हथियारों के नाम पर 1857 के गदर के जमाने की राइफलें पड़ी हैं। मतलब अपराध से लड़ने के जो औजार हैं वो खुद म्यूजियम में रखने लायक हैं। बिल्कुल। लेखक ये दिखा रहे हैं कि व्यवस्था कागजों पर तो है, लेकिन असल में वो इतनी जर्जर और पुरानी हो चुकी है कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। और इसी जर्जर व्यवस्था में एक अजीब सी सांठगांठ भी है। एक सीन है जहां जुआरी संघ का मैनेजर खुद दारोगा जी के पास आता है। हाँ। और कहता है, हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है, कोई अपराधी खुद अपना चालान क्यों करवाना चाहेगा? यही तो सिस्टम का असली खेल है। दारोगा और जुआरियों के बीच एक अलिखित समझौता है कि साल में एक बार चालान किया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड में सब ठीक ठाक लगे। एग्जैक्टली। ये अपराध को खत्म करना नहीं है, ये अपराध का प्रबंधन है। अपराध को एक नियंत्रित उद्योग की तरह चलाया जा रहा है। अच्छा। चालान करना बस एक औपचारिकता है ताकि सब कुछ कायदे से चलता हुआ दिखे। कानून का पालन नहीं, बल्कि पालन का नाटक हो रहा है। और कायदे का यही नाटक हमें दूसरी संस्था छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में भी देखने को मिलता है। नाम तो बड़ा भारी है, पर असल में ये अस्तबल, टिनशेड और छप्परों से बनी एक इमारत है। हाँ। और यहाँ शिक्षा का जो हाल है उसका एक सीन तो मेरे दिमाग में अटक गया है। मास्टर मोतीराम
9वीं क्लास को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे हैं। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। और पढ़ाते पढ़ाते उनका दिमाग क्लास में है ही नहीं, वो तो अपनी आटा चक्की पर लगा हुआ है। उनका एक प्रतिद्वंदी है, बेईमान मुन्नू, जिसकी चक्की भी पास में ही है। तो वो बच्चों को आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत अपनी चक्की के मुनाफे से समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं अगर मुन्नू की चक्की 10 मन गेहूं पीसकर 1 मन आटा चुरा ले और मेरी चक्की 8 मन पीसकर 1.25 मन चुरा ले, तो किसका अपेक्षित लाभ ज्यादा हुआ? ये तो कमाल ही है। ये सीन सिर्फ एक मजाक नहीं है ना? ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां शिक्षा का मकसद ज्ञान देना नहीं बल्कि धंधेबाजी के गुर सिखाना बन गया है। बिल्कुल। शुक्ल यहाँ कह रहे हैं कि जब संस्थाएं सड़ जाती हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है, उनके सिद्धांत भी बदल जाते हैं। फिजिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स का सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है। यही तो भ्रष्टाचार का अकादमिक रूप है। और फिर जैसे ही मास्टर मोतीराम को अपनी चक्की चलने की भग 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 की आवाज आती है, वो चक्की चल गई चिल्लाते हुए क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शिक्षक के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी उसका निजी धंधा है। और इन सब के ऊपर बैठे हैं वैद्य जी, जो शिवपालगंज की राजनीति के केंद्र हैं। वो कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में एक वैद्य भी हैं। मतलब गांव की हर बड़ी संस्था की चाबी उन्हीं के पास है। वैद्य जी उस पीढ़ी के प्रतीक है जिसने आजादी की लड़ाई के आदर्शों को ताक पर रखकर नई व्यवस्था में अपनी जड़ें बहुत मजबूती से जमा ली हैं। सही। वो पारंपरिक सत्ता, एक वैद्य के रूप में सम्मान, और आधुनिक सत्ता, एक मैनेजर के रूप में शक्ति, उसका एक घातक मिश्रण है। और उनकी एक खास बात है, हर समस्या का उनके पास एक ही इलाज है, ब्रह्मचर्य का पालन। समाज में कोई भी गड़बड़ हो, नौजवान बिगड़ रहे हो, फसल खराब हो, वो हर चीज को ब्रह्मचर्य के नाश से जोड़ देते हैं। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक क्लासिक तरीका है। और उनका भ्रष्टाचार को देखने का नजरिया तो और भी हैरान करने वाला है। जब कोऑपरेटिव यूनियन में गबन की बात उठती है तो वो परेशान होने के बजाय बड़ी सहजता से कहते हैं, हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, अब लोग हम पर संदेह नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये लाइन मतलब दिमाग हिला देती है। यहाँ बात सिर्फ भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की नहीं है। वैद्य जी इसे एक राइट ऑफ पैसेज, मतलब एक दीक्षा संस्कार की तरह देख रहे हैं। अच्छा। उनके हिसाब से जब तक आपकी संस्था में कोई बड़ा घोटाला न हो, तब तक आपको राजनीति का एक गंभीर खिलाड़ी माना ही नहीं जाएगा। घोटाला होना इस बात का सबूत है कि आप एक अनुभवी और पहुंचे हुए मैनेजर हैं। ये भ्रष्टाचार को सामान्य बनाने से भी एक कदम आगे है। ये तो उसे एक जरूरी योग्यता बनाना है। एग्जैक्टली। और इसी माहौल में वैद्य जी का बेटा है रुप्पन बाबू। हाँ, वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, लेकिन वो कोई क्रांतिकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने बाप के सारे दांव पेच समझता है, इस पाखंड को देखता है, लेकिन उसके पास कोई आदर्श नहीं है। वो बस इस सड़े हुए सिस्टम का एक सिनिकल हिस्सा बनकर रह गया है। तो रुप्पन बाबू का किरदार ये दिखाता है कि ऐसी व्यवस्था में पली बड़ी पीढ़ी कैसी होती है। हाँ, डिसअब्यूजे यानी मोहभंग का शिकार। उसे पता है कि सब कुछ झूठ है, लेकिन उसके पास सच का कोई विकल्प भी नहीं है। वो वैद्य जी के भ्रष्टाचार की विरासत का वारिस है। तो हमने देख लिया कि सत्ता के बड़े खिलाड़ी वैद्य जी, प्रिंसिपल, दारोगा, ये कैसे इस व्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई आम आदमी इस सिस्टम से ईमानदारी से कुछ पाने की कोशिश करता है? और यहीं पर लंगड़ की कहानी आती है, जो अपने आप में एक अनोखा संघर्ष है। हाँ, लंगड़ को तहसील से दस्तावेज की नकल चाहिए, एक बहुत ही मामूली सी जरूरत, जो किसी भी नागरिक का हक है। बिल्कुल, लेकिन शिवपालगंज में हक और व्यवस्था के मायने ही अलग है। नकल देने वाला बाबू 5 रुपए की रिश्वत मांगता है, पर लंगड़ अड़ जाता है कि वो सिर्फ 2 रुपए का सरकारी शुल्क ही देगा। हाँ, और इसी बात पर बाबू नाराज हो जाता है, और वो गुस्से में जो कहता है वो इस उपन्यास की सबसे यादगार और कह सकते हैं डरावनी लाइनों में से एक है। क्या कहता है वो? वो कहता है, जाओ, हम इसी पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। मतलब कायदे से काम करना यहाँ एक सजा है, एक धमकी है। सही पकड़ा आपने। और यहीं से धर्मयुद्ध शुरू होता है। ये कोई महाभारत जैसा धर्मयुद्ध नहीं है। नहीं, ये एक आम आदमी का इस बेतुके सिस्टम के खिलाफ धर्मयुद्ध है। लंगड़ कसम खाता है कि वो कायदे से ही नकल लेगा, और बाबू कसम खाता है कि वो कायदे से ही नकल देगा। और इसके बाद लंगड़ अपना गांव घर छोड़कर दिन रात तहसील के नोटिस बोर्ड के चक्कर काटता है, ताकि उसकी अर्जी किसी छोटे मोटे नियम कानून के बहाने खारिज ना कर दी जाए। ये तो नौकरशाही पर सबसे तीखा व्यंग है। बिल्कुल, यहाँ नियम कानून लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें परेशान करने
और सजा देने के लिए बनाए गए। लंगड़ का संघर्ष दिखाता है कि ये व्यवस्था कितनी टूटी हुई है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी थी या ये बदल रही है? अच्छा सवाल है। उपन्यास इस बदलाव को एक बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाता है, चोरों और लठैतों की दुनिया के जरिए। ये एक शानदार साहित्यिक कौशल है ना। बिल्कुल। समाज के मूल्यों में जो बदलाव आ रहा है उसे लेखक समाज के सबसे निचले तबके यानी अपराधियों के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक तरफ हैं पुराने जमाने के लठैत और दूसरी तरफ नए जमाने के लुटेरे। हाँ। सनीचर नाम का एक पात्र अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पुराने जमाने में ठाकुर डोरी सिंह नाम के एक मशहूर लठैत हुआ करते थे। तो सिर्फ ये सुनकर कि वो डोरी सिंह के गांव का है, उन्होंने उसका सारा सामान इज्जत से वापस कर दिया और माफी भी मांगी। ये वो दौर था जब ताकत का आधार था नाम, इज्जत और शारीरिक बल। मतलब अपराध में भी एक तरह की आचार संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। डोरी सिंह का नाम ही अपने आप में एक गारंटी था। लुटेरे भी कुछ उसूलों को मानते थे। लेकिन फिर सनीचर कुछ सालों बाद की एक और घटना सुनाता है। इस बार उसे लुटेरों का एक नया गिरोह पकड़ता है। जब वो फिर से डोरी सिंह का नाम लेता है तो वे ठहाका मारकर हंसते हैं और कहते हैं, ये डोरी सिंह किस चिड़िया का नाम है? ये एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को पूरी तरह से खारिज कर देना है। नए लुटेरों के लिए डोरी सिंह का नाम कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए वो इतिहास का एक अप्रासंगिक पन्ना है। सही कहा। उनकी ताकत का जरिया लाठी भाला नहीं बल्कि तमंचा है। वो कहते हैं पुराने लठैतों के दिन लद गए, यहाँ शक्ति का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। तो जब पुरानी पीढ़ी की ताकत सम्मान और उसूलों पर टिकी थी, वहीं नई पीढ़ी की ताकत क्रूरता और हथियार पर आधारित है। सम्मान की जगह अब डर ने ले ली है। तो राग दरबारी का शिवपालगंज एक ऐसा आईना है जिसमें आज़ादी के कुछ ही दशकों बाद का भारत दिखाई देता है। एक ऐसा समाज जो भ्रष्टाचार, पाखंड और संस्थाओं के खोखलेपन से जूझ रहा है। और श्रीलाल शुक्ल का कमाल यही है कि उन्होंने बहुत ही हास्य और व्यंग्य के जरिए ये दिखाया है कि कैसे गांव की छोटी छोटी घटनाओं और किरदारों में पूरे देश की बड़ी बड़ी समस्याएं छिपी हैं। हाँ, चाहे वो ट्रक का गियर हो, या आटा चक्की चलाते मास्टर साहब हो, या फिर कायदे से काम करने की जिद पकड़े लंगड़ और नकल बाबू, हर किरदार, हर घटना एक बड़े सच की तरफ इशारा करती है। इन सभी अंशों में हमने रंगनाथ को एक बाहरी दर्शक के तौर पर देखा, जो शहर से अपनी सेहत सुधारने गांव आया है। लेकिन ये उपन्यास एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाता है। क्या? जो व्यक्ति व्यवस्था की इन बेतुकी बातों को सिर्फ एक दर्शक बनकर देख रहा है, क्या वो हमेशा सिर्फ दर्शक बना रह सकता है? या धीरे धीरे यही शिवपालगंज की हवा उसकी अपनी सोच और आदर्शों की सेहत पर असर डालने लगती है? क्या कोई इस सिस्टम में रहते हुए इससे अछूता रह सकता है? हाँ, यही सवाल है।